करते हैं। वेल्डिंग में कहाँ तक पढ़े थे मैं आपको बताता हूँ। वेल्डिंग में डियर स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर तक हम लोग देख चुके थे आपका, मैं आपको बता देता हूँ। जितना भी तरह का मैंने वेल्डिंग बताया था ना, वेल्डिंग प्रोसेस, उस सब का सब मेरा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड था, ठीक है, यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रोड यूज करते थे मेरा कंज्यूम होता था, राइट। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो जितने भी आपका अब जो हम लोग देखेंगे वो मेरा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहेगा। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, यानी कि इलेक्ट्रोड को खुद सोचो, इलेक्ट्रोड को क्या लेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोड को अब हम लोग लेने वाले हैं पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड मेरा पॉजिटिव लेंगे, यानी कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव लेंगे। खुद ही समझ लो ना, क्योंकि इलेक्ट्रोड पॉजिटिव सॉरी इलेक्ट्रोड को नेगेटिव लेंगे ना, इलेक्ट्रोड को नेगेटिव लेंगे तब जाके यहाँ पे आपका कम हीट नहीं मिलेगा, कम हीट मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा हीट यहाँ पे मुझे देना नहीं है। खैर अभी चलो मैं आपको समझाऊंगा, अभी मैं तुरंत क्यों बता रहा हूँ। तो हम लोग देखे थे शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ये हम लोग का हो चुका था, है ना। शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग हम लोग का कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग क्लियर हो चुका था। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको हम लोग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग बोलते हैं, एमआईजी, क्लियर हो गया था, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्या, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आज से टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग यानी टीआईजी के बारे में, जिसको हम लोग टंगस्टन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। मतलब कि गैस आगे भी लग जाता है, पूरा का पूरा सेम वही है। टंगस्टन आर्क वेल्डिंग कभी कभी बोल देते हैं और कभी इसको टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग बोल देते हैं, राइट। तो वही बात है, इनर्ट गैस आगे यहाँ लगा दिया, कभी गैस आगे यहाँ कर दिया, आगे पीछे कर दिया। तो यार टीआईजी से फेमस है टिग और मिग। तो मिग जो मेरा था, इससे पहले जो मिग हम लोग बात किए थे उसमें हम लोग मिग जो बात किए थे उसमें हम लोग कंज्यूमर इलेक्ट्रोड को यूज करते थे, और अगर बात करें टीआईजी तो उसमें हम लोग नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, राइट। ये दोनों में अंतर है। तो चलो वन बाय वन का डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे जो यूज करेंगे वो मेरा कैसा का नॉन कंज्यूमर रहेगा, है ना। और यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोड नेगेटिव रहेगा। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रोड को हम लोग नेगेटिव लेके चलेंगे। नेगेटिव में क्या होता है, कम हीट मिलता है। मैंने क्या कहा था, ऑलवेज जिसको भी नेगेटिव मानेंगे, जैसे इलेक्ट्रोड को मैंने नेगेटिव अगर मान लिया तो यहाँ पे मुझे कम हीट मिलेगा, 1/3 ऑफ हीट मिलेगा टोटल हीट का। और अगर जिसको मैंने पॉजिटिव माना, किसी को पॉजिटिव, तो यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रोड नेगेटिव है तो वर्कपीस मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्कपीस अगर मेरा पॉजिटिव हो जाएगा तो ये इसमें मुझे मिलेगा क्या, 2/3 मिलेगा। यहाँ पे आपको मैक्सिमम थर्ड मिलने वाला है ना। ये आपको यहाँ पे मैक्सिमम थर्ड आई मीन हीट मिलेगा, मैक्सिमम हीट मिलेगा। यानी इस बार मुझे कौन मेरा जो है कंज्यूम नहीं मेल्ट नहीं होगा, यानी कि इस बार जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो मेरा नॉन कंज्यूमल रहेगा। ऐसा इलेक्ट्रोड लेंगे जो कि मेल्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग टंगस्टन यूज करते हैं। टंगस्टन को ज़्यादा हीट चाहिए तब जाकर मेल्ट करता, तो ये हम लोग यूज़ करेंगे। और इससे पहले हम लोग जो लेते थे ज़्यादा हीट, यहाँ पे पॉजिटिव मान के चलते इलेक्ट्रो पॉजिटिव लेते थे, मतलब मैक्सिमम हीट आपको यहाँ पे मिलता था। कहाँ पे, इलेक्ट्रोड पे। जैसे एल्युमिनियम हो गया क्या आपका, और इसी तरह का कुछ कॉपर वगैरह हो गया जो मेल्ट जल्दी हो जाता है, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रोड। तो इसमें हम लोग नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड। और ये में क्या हो जाएगा, डीसी, यानी इलेक्ट्रोड के क्या ले रहे हो आप, नेगेटिव ले रहे हो, यानी कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये कब लेते थे, रिवर्स सॉरी स्ट्रेट पोलैरिटी में लेते हैं, है ना। किस में लेते हैं, आपका स्ट्रेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड को नेगेटिव लेके चलते हैं। तो ये यहाँ से तो क्लियर हो गया। सर बफरिंग तो नहीं हो रहा डियर, क्या एक बारी बताइए मुझे। यहाँ पे 16 बच्चे हैं लाइव, क्या सबको बफरिंग हो रहा क्या, या सिर्फ राजेंद्र को हो रहा। मुझे नहीं लग रहा कि सबको बफरिंग हो रहा, क्योंकि बफरिंग जब भी होता है ना मुझे पता चल जाता। क्यों, मैं जब लिखता हूँ ना तो वो क्या होने लगता है ना, फ्लक्चुएट करने लगता है। लिखता हूँ तो मैं अगर लिखूंगा ABCD तो मैंने ABC लिखा लेकिन कुछ देर बाद लिखा था, तो मुझे वो चीज़ समझ आ जाता है। तो हो सकता है पर्टिकुलर आपके डिवाइस में हो रहा है डियर स्टूडेंट। तो आप एक बार क्या करो, रिफ्रेश करो या फिर अंदर एक बार आउट हो जाओ, फिर से करो तो सही होगा। देखिए संदीप सोनी बोल रहे हैं क्लियर है सर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टंगस्टन इनर्ट गेट वेल्डिंग, अभी जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ से आपको क्लियर समझ गए होंगे कि पहली बात सर जो हम लोग टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है, ये अब हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। जैसे टंगस्टन के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा बड़ा है, इसके बारे में और भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जितने वेल्डिंग, वो सब में अब हम लोग जो बात करने वाले कैसा इलेक्ट्रोड रहने वाला आपका, नॉन कंज्यूमेबल। और नॉन कंज्यूमेबल अधिकतर में जो इलेक्ट्रोड लेते हैं ना वो टंगस्टन ही लेके चलते हैं, क्योंकि टंगस्टन में क्या होता है, नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग बफरिंग। ओके अमित, तो टंगस्टन में क्या होता है, टंगस्टन अगर बोलेंगे टंगस्टन ही सर क्यों यूज करें, क्योंकि आप देखोगे ना टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन को W से दिखाया जाता है ना, टंगस्टन को सिंबल इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई रहता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई रहता है। तो ये जल्दी मेरा मेल्ट करता नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं इन केस ऑफ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इन केस ऑफ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में हम लोग इसको यूज करते हैं। समझ आए मेरी बात की नहीं, है ना, समझ रहे मेरी बात की नहीं ये चीज हो जाता है, समझ आया। अब यहाँ से कोई अगर बच्चा पूछना चाहेगा मेरे से कि सर जी एक चीज़ मुझे बताइए, टंगस्टन का मेल्टिंग टेम्परेचर होता क्या, मेल्टिंग पॉइंट होता क्या, तो डिएशन 3000 से ज़्यादा होता है। अप्रोक्स ये 3400 के आसपास होता है, 3420 बोल लो या फिर 3400
422 बोल लो, इतना होता है, समझ रहे हो इतना कितना होता है, सब बहुत ज़्यादा ये है। आयरन को, कास्ट आयरन को अगर आप करोगे, आयरन तो 1500-1400 में पिघल जाता है ना, समझो 3400 डिग्री सेल्सियस आप अगर टेम्परेचर दोगे तब जाके कहीं ये मेरा मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट इतना हो जाता है। लेकिन इससे पहले, जैसे इससे पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे बताइए, एल्यूमिनियम वगैरह का यूज़ किए थे। तो अगर आप एल्यूमिनियम का चेक करोगे कि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग कितना होता है, तो मैं बता देता हूँ मात्र आपका 600 के आसपास होता है, 650 होता है, 660 लिया जाता है, इतना होता है क्या मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसका? एल्यूमिनियम का। तो आप खुद डिसाइड करो कि मेरा कंज्यूम कम। अब मान लो आप यहाँ पे देखो, समझने के लिए देखो कई तरीका समझने का। मान लो आप क्या कर रहे हो आयरन का कास्टिंग, आई मीन वेल्डिंग करो। किसका करो? आयरन का, Fe आयरन। आयरन का 2 प्लेट है, इन दोनों प्लेट को आपको क्या करना? वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग करना बीच में करना। अब यहाँ पे अगर आप आयरन का वेल्डिंग कर रहे हो तो आपने क्या यूज करा भाई, आयरन का कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है? 1500 के आसपास मान लेते हैं आइडियली, है ना। जो 1450 लेते हैं, 1550, 1545 भी लेते हैं, मैं 1500 आइडियल मान के चलता हूँ कि 1500 डिग्री सेल्सियस में आपका कंज्यूम हो जाता है। लेकिन अभी हमको क्या करना है सर जी, आयरन का पीस जो वर्क पीस है उसको मेल्ट नहीं करना है, मेल्ट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बोले ठीक है सर, तो हम लोग जो इलेक्ट्रोड है उसको मेल्ट कर देते हैं। बोले ठीक है, इलेक्ट्रोड को मेल्ट करो। तो आप ऐसा इलेक्ट्रोड को यूज करोगे जो इससे कम टेम्परेचर में मेल्ट हो जाए, तो हम लोग यूज करेंगे, इसीलिए यूज करते हैं एल्यूमिनियम का। और जब एल्यूमिनियम को यूज करते हैं इलेक्ट्रोड, तो एल्यूमिनियम का होता है मात्र 600 के आसपास या 660, 650, तो मेरा मेल्ट कर जाएगा, पिघलने लगेगा, कंज्यूम। तो इसलिए कहा जाता है उसको कंज्यूमर इलेक्ट्रोड। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग बोल दिए कि नहीं, अब हम लोग को टंगस्टन जो भी मेरा इलेक्ट्रोड है उसको मेल्ट नहीं कराना है, अब मुझे वर्कपीस मेल्ट कराना। अभी भी आयरन का ही कर रहे हैं। सपोज करो मैं समझाने के बोल दिया कि अभी भी हम लोग, मान लो ये मेरा आयरन का है, आयरन का वेल्ड कर, लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अब मैं इलेक्ट्रोड को मेल्ट नहीं कराना चाहता हूं। तो 1500 से ज्यादा चाहिए मुझे टेम्परेचर, क्योंकि अगर 1500 जाएगा तब तो आयरन खुद पिघल जाएगा। तो अगर मुझे पिघलाना नहीं है किसको, टंगस्ट और इलेक्ट्रोड को, तो इलेक्ट्रोड को ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो मैं लूँगा आप 1600, 1800, 2000। तो अगर मैं टंगस्टन मान लिया जिसका 3000 प्लस है, तो अब मेरा मेल्ट करेगा ही नहीं इलेक्ट्रोड, मेल्ट मेरा खुद आयरन कर जाएगा। या हो सकता है आयरन ना लेके आप एल्यूमिनियम ले लो, फिर भी ये मेल्ट कर जाएगा। तो ये समझ गए होंगे कि क्या होता है मेरा, क्या टंगस्टन का क्यों यूज करते हैं एज ए नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के तौर पे। संदीप क्या बोल सर, प्रीवियसली वी हैव रीड दैट फिलर रड इज नॉट यूज इन स्ट्रेट पोलैरिटी। मैंने कहा था कि देखो मेरा बाप, आप चाहो तो फिलर रड जो है ना वो आप एक्स्ट्रा बाहर से यूज कर सकते हो और नहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर बात करेंगे सर जी, मैंने क्या कहा था कि चूंकि मैं यहाँ पे हम लोग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, है ना, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, तो यानी कि इस बार मेरा क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोड मेरा कंज्यूम नहीं होगा, तो फिलर रड तो यूज करना पड़ेगा ना। आप क्या करें कि फिलर रड इज नॉट यूज इन स्ट्रेट पोलैरिटी, ऐसा बात नहीं। देखो मेरा बात समझना, मैंने ये कहा था आप लोग को कि जब कंज्यूमर इलेक्ट्रोड रहता है, क्या होता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रोड रहता है, जब मेरा इलेक्ट्रोड खुद कंज्यूम होगा तो चाहता फिलर रोड को यूज ना करो, क्योंकि फिलर रोड क्या करता है, 2 वर्कपीस के बीच में जो स्पेस होता है उसको भरने के लिए काम आता है। लेकिन इस बारी तो मेरा खुद जो है ना, अगर मैं इस बारी तो मेरा ये तो कंज्यूमल है ही नहीं, ये खुद मेरा क्या हो रहा था जब मैं बात करता कंज्यूमल के केस में कि ये मेरा क्या है, मेरा कंज्यूमल है, कंज्यूमेबल है। तो मेरा कंज्यूमेबल अगर इलेक्ट्रोड रहेगा तो खुद ये कंज्यूम होकर फिल कर देगा, तो तब मुझे फिलर रड एक्स्ट्रा का जरूरत नहीं है, फिलर रड एक्स्ट्रा का जरूरत नहीं होता। लेकिन मेरा अगर अनकंज्यूमल या नॉन कंज्यूमल है, तो यानी इस बार मेरा इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होगा, तो फिलर रड तो यूज करना ही पड़ेगा। शायद आप उल्टा कर रहे हो, है ना। तो मैंने आपको क्या कहा था, ये चीज को ध्यान देना। मैंने ये कहा था कि भाई जब इलेक्ट्रोड जो होता है ना, जब मेरा इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड जो होगा जब मेरा कंज्यूम नहीं होगा, तब फिलर रड का हम लोग यूज करते हैं। क्लियर, समझ आया कि नहीं। चलिए अगर मैं एक बार दिखाई दूं आप लोग को, एक बारी मैं दिखाई देता हूं, जस्ट अ मिनट, है ना। आपका ये जो कन्फ्यूजन है मैं क्लियर ही कर देता हूं, ओके। या फिर हो सकता है मैंने कुछ गलत बताया, तो देख ही लेता हूँ ना। जब इतना अच्छे तरह से बोल रहे हो तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कहाँ गया भाई। हाँ देखो, देखो डियर, यहाँ ध्यान दो। मैंने ये क्या कहा था कि भाई फिलर रड इज नॉट यूज, देखो नो फिलर रड, कब मैंने बात करा था स्ट्रेट पोलैरिटी में, रिवर्स पोलैरिटी में नहीं, है ना। स्ट्रेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड नेगेटिव लेके चलते थे, इलेक्ट्रोड नेगेटिव मैंने यहाँ लिया, यानी कि कम हीट यहाँ पे मिल रहा है ना। तो फिलर रड यहाँ पे यूज नहीं करते। लेकिन टंगस्टन का यहाँ पे और एक चीज ध्यान देना, और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना। मैंने ये कहा था कि फिलर रड को यूज नहीं करते, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। लेकिन
इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि सब में, मैक्सिमम में ये किया जाता है, लेकिन आप यूज कर भी सकते हो। ये चीज को भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। देखो एक चीज समझना, मैं जैसे जैसे अंदर डीप करते चलते जाऊंगा, कुछ चीजों को आपको एक्स्ट्रा चीज समझना पड़ेगा। एग्जांपल वही समझ लो ना कि शुरू में हम लोग बोलते नहीं है कि भाई एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम मेरा होता है केमिस्ट्री में, जब इनिशियली आप पढ़ते हो। लेकिन जैसे आप इंटर करते चलते हो ना, इंटर करते जाते हो, जाते हो अंतर और पढ़ते जाते हो और पढ़ते जाते हो, वैसे वैसे आपको समझ में ये आता है कि सर हम लोग यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन को, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसको भी तो डिवाइड कर सकते हैं। आई मीन जो आपका क्या एटम जो होता है, एटम सबसे पहले स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि एटम को भी हम लोग इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं। फिर बाद में और पता चलता है कि नहीं, न्यूट्रॉन को भी न्यूट्रॉनों में, प्रोटॉनों में डिवाइड किया था ना। तो वो कहानी है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कहा था क्या कि मेरा, चूंकि ध्यान देना, मैं क्यों कहा था कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, मतलब मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो होगा कंज्यूम नहीं होगा, इलेक्ट्रोड यहाँ पे कंज्यूम नहीं होगा। तो मैं यह बोल रहा था कि जो मेरा इलेक्ट्रोड है वो फिलर रड की तरह यूज नहीं होगा। ये आप समझ लो मेरी बात कि फिलर रड की तरह यहाँ पे यूज नहीं होगा आपके टंगस्टन, क्योंकि टंगस्टन है वो, समझना मेरी बात। ये जो मैंने कहा था ना फिलर रड की तरह, ये इलेक्ट्रोड को लेकर कह रहा था। अब मैं अपडेट यहाँ पे करता हूँ कि इलेक्ट्रोड के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक समझना, देखो इससे समझना कि जब मैं बात करता डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रिवर्स पोलैरिटी में, तो इसमें क्या रहा था, इलेक्ट्रोड मेरा खुद कंज्यूम हो रहा था कि ज्यादा हीट मिल रहा था। तो मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रोड जो कंज्यूमर इलेक्ट्रोड है वो खुद मेरा इलेक्ट्रोड जो है ना वो फिलर रड की तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि फिलर रड का काम होता क्या है कि दो पीस के बीच में जो जगह रहता है उसको भरने का। तो इलेक्ट्रोड चूंकि मेरा कंज्यूम हो रहा तो वो काम कर रहा फिलर रड की तरह, राइट। लेकिन जब मैं बोल रहा यहाँ पे कि मेरा नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड है, यानी कि इस बार अब मेरा कंज्यूम जो इलेक्ट्रोड होगा वो कंज्यूम नहीं होगा, यानी कि मेरा जो इलेक्ट्रोड है वो मेरा फिलर रड की तरह बिहेव नहीं करेगा, यानी कि नो फिलर रड इज यूज। लेकिन आप एक्स्ट्रा बाहर से फिलर रड यूज कर सकते हो इनके सब जब अगर ज्वाइनिंग आपको करना है। समटाइम क्या था, क्यों मैंने कहा था, और एक केस में बताता हूं, हो सकता है कि फिलर रड यूज ना करो, आपका वर्कपीस खुद मेल्ट करके और आपका जगह को भर दे, कर सकता है, ऐसा बात नहीं है। देखो मैंने जो ये कहा था ना ये सही भी है, हो सकता है फिलर रड यूज ना किया जाए, फिलर रड यूज ना करा जाए, जो वर्कपीस है खुद मेल्ट करके पीस भर दे। होता क्या दिक्कत मैं आपको बताता हूं कि मान लो ये दोनों वर्कपीस खुद मेल्ट करके भरने लगा उस जगह को, तो इसका जो शेप वो थोड़ा बिगड़ जाता है। तो अगर आप कोई प्रिसाइज कोई मटेरियल को वेल्डिंग कर रहे हो जहां पे आपको प्रिसाइज शेप चाहिए, गड़बड़ा नहीं चाहिए, वही बात है ना, अगर मैं इस दोनों जगहों को मेल्ट करूंगा तो मेरा वर्कपीस वो गड्ढा में जाएगा, तो थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा ना, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसा कुछ और ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। क्योंकि कुछ पीस मेरा अंदर चल गया मेल्ट, तो आप नहीं चाहते हो एकदम यूनिफॉर्म चाहते हो, तब आप एक्स्ट्रा फिलर मटेरियल यूज भी करते हैं समटाइम, राइट। ये चीज का ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे ये चीज पक्का है कि इलेक्ट्रोड को एज ए फिलर मटेरियल की तरह नहीं यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड को एज ए फिलर मटेरियल, क्योंकि वो मेल्ट नहीं हो रहा। क्लियर, ओके, ये कहानी हो गया। चलिए ठीक है, जब भी कोई चीज को, हाँ ये आप लोग को ध्यान रखना है, आपको क्लास में पूरा इंटेटिव रहना, जैसे आप बोले ना संदीप, इसी तरह से जहां भी कोई चीज को आपको लगेगा जो मैंने बताया उससे थोड़ा हटके है, तो तुरंत आप मेरे से पूछिएगा, जो वो कन्फ्यूजन है ना वो दूर हो जाएगा। अगर वो चीज नहीं पूछोगे ना तो बाद में वो कन्फ्यूजन ना बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, फिर लगता है कि सर क्या है समझ नहीं आ रहा। चलिए बहुत अच्छी बात है, देखिए अभी 25 स्टूडेंट तक जुड़ गए हैं, वेरी नाइस। तो वो सभी चीज आप बताते रहिएगा, मैं आपको बताते रहूंगा, क्योंकि कई सारा चीज मैं अभी भी बता रहा हूँ, कई सारा चीज है जो मैं आधा अधूरा बनाया हूँ, आधा अधूरा बताया हूँ। क्यों, जैसे मैं आगे बताते चलूंगा मैं उस सबको ऐड करते चलूंगा, है ना, समझे मेरी बात की नहीं। जैसे मैंने कहा था करंट हाई वोल्टेज हाई करंट लेके चलते, मैंने कहा था क्या कि करंट हम लोग क्या लेते हैं, हाई लेते हैं, हाई करंट हम लोग लेते हैं और वोल्टेज लो लेते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, करंट को भी लो लेके चलते हैं, इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट करंट। तो फिर मैंने अपडेट करा कि करंट हाई होता है लेकिन किसी किसी में लो भी लेके चलते हैं, है ना, लो भी लेके चलते हैं। मैंने कहा था जैसे कांस्टेंट होना चाहिए करंट, वो इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने थोड़ा अपडेट करा। तो उस तरह से मैं अपडेट करते हुए चलूंगा। बस हाँ, आपको जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट दो कॉन्सेप्ट में मिट रहा, वह तुरंत आप मुझे बताना कि सर जी यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट जो ना वो वॉयलेट कर रहे हैं एक दूसरे को। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चूंकि नॉन कंज्यूमेबल है और मुझे वेल्डिंग करने के लिए एक्स्ट्रा मुझे फिलर मटेरियल दो जगह जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे फिलर रॉड जो है ना यूज करेंगे सेपरेटली, मतलब उस यूनिट का पार्ट नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग सर्किट का पार्ट नहीं रहेगा फिलर रॉड, एक्स्ट्रा हम लोग पार्ट यहाँ पे लेंगे, एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पे लेंगे जो सेपरेटली रहेगा। तो फिलर रॉड का यूज कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। और कहानी बढ़ते हैं आगे, था इसके बाद क्या है, सिल्डेड गैस की तरह भाई, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या क्या कहा था कि अगर इलेक्ट्रोड रहते हैं वो मेरा कंज्यूम होता, तो याद है मैंने कहा था इलेक्ट्रोड के चारों ओर कोटिंग करते हैं, है ना, किसका यूज करते हैं हम लोग, फ्लक्स का कोटिंग करते हैं।
फ्लक्स अकॉर्डिंग जब ये मेल्ट करता है तो फ्लक्स भी मेल्ट करता है और फिर ये स्लग वगैरह बनाता है, गैस वगैरह कुछ प्रोड्यूस करता है जो बचाता है मेरा इन्वायरमेंट से। तो यहाँ पे क्या करता है, चूंकि मेरा नॉन कंज्यूमेबल है, टंगस्टन मेरा इलेक्ट्रोड है, तो सिलेट गैस हम लोग को एक्स्ट्रा बाहर से मंगवाना पड़ता है, बाहर से सिलेंडर से डालना पड़ता है, याद है मैंने कहा था। तो इसमें हम लोग सिलेट गैस की तरह किसको यूज़ करते हैं, हीलियम को यूज़ कर सकते हैं, आर्गन को यूज़ कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं। इन सबको सील्डेड गैस की तरह यूज़ किया जाता है, जो कि मेरा इन्वायरमेंट से ऑक्साइड लेयर से बचाता है ना, और गैसेस वगैरह जो होता है, फ्यूम्स वगैरह निकलता है, उन सबको सेपरेट करता है, फॉर ए पर्टिकुलर टाइम के लिए करता है, राइट। ये सभी चीज़ें। चलिए, इलेक्ट्रोड तो मैंने कहा दिया, इलेक्ट्रोड, अच्छा ठीक। इसके अलावा अच्छा हाँ, जब यहाँ पे देखो मेरा जो इलेक्ट्रोड होता है और ये मेरा वर्कपीस होता है, आपको पता है कि यहाँ पे क्या लिया गया है भाई, यहाँ पे लिया गया है DCEN, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसको हम लोग नेगेटिव लिए है ना, इसको हम लोग पॉजिटिव लिए। ये मेरा नेगेटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है। दिस इज माई इलेक्ट्रोड, दिस इज माई वर्कपीस। तो यहाँ से इलेक्ट्रोड मेरा निकलेगा, यहाँ पे आर्क जनरेट करेगा, है ना। वही इलेक्ट्रोड जो कि क्या होगा, जब मेरा पूरा सर्किट मेरा पावर सप्लाई किया जाएगा, तो पावर सप्लाई किया जाएगा तो होगा क्या, मेरा करंट जाएगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, थर्मियोनिक एमिशन के चलते मेरा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो सरफेस को छोड़ेगा, इलेक्ट्रोड के सरफेस को छोड़ेगा, और सरफेस को छोड़ के वो आएगा एयर को टकराएगा, जो बीच में एयर गैप है उससे टकराएगा, टकरा के और इलेक्ट्रॉन और आयंस बनाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ भी आता है, तो हायर काइनेटिक एनर्जी के साथ आता है। जैसे वर्कपीस में टकराएगा वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको मेल्ट करेगा, उस हीट की वजह से धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, और जो पॉजिटिव आयन रहेगा वो और जाएगा कहाँ, इलेक्ट्रोड की ओर, और ज़्यादा जाएगा, और हीट आपका वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से और इलेक्ट्रॉन वहाँ से सरफेस को छोड़ेगा, और ये काम चलते हुए रहेगा। स्टार्टिंग में आर्क को जनरेट करने के लिए हम लोग करते हैं क्या, शॉर्ट सर्किटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोड को ड्रैग करते हैं और रबिंग करते हैं, ताकि मेरा वहां पे इलेक्ट्रॉन इनिशियली स्टार्ट हो और आर्क मेरा जनरेट हो। ये कहानी है। यानी कि यहाँ पे देखो, अगर मैं पॉजिटिव लेता, अगर मैं इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव लेता तब कहानी कुछ और होता, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव लेता तो वहां पे ज्यादा हीट मिलता, है ना। अगर मैं इसको इलेक्ट्रोड को क्या लेता, पॉजिटिव लेके चलता, तो फिर यहाँ पे ये मेरा नेगेटिव हो जाता, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता वर्कपीस यहाँ, और खुद ये मेल्ट भी होता है, यानी कंज्यूमर भी होता है। मतलब ये दो मेरे यहाँ से ये भी काम करता है कि कंज्यूम भी होता है, एक तरह से फिलर रड का भी काम करता है, फिलर रड की तरह बिहेव भी करता है, क्योंकि कंज्यूम करता है। लेकिन फिलहाल तो ये हो नहीं रहा, हम लोग टंगस्टन लिए हैं, नॉन कंज्यूमेबल है, यानी सिर्फ और सिर्फ काम मेरा क्या रहेगा, इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रॉन को निकालने का। वही कहा गया कि इलेक्ट्रोड इज यूज टू जनरेट ओनली इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को जनरेट करने के लिए इसको जो है यूज किया जाता है प्राइमरीली इलेक्ट्रोड को। क्लियर माय पॉइंट नोट। चलिए, थोड़ा बहुत तो गर्म होगा ही, लेकिन मेनली कहा जा रहा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन और जनरेटर बाय वही कहा थर्मियोनिक एमिशन, है ना। ये क्या होता है आपका, थर्मियोनिक एमिशन के चलते आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है सरफेस से छोड़ता है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये हो गया। एंड और बात करते हैं कि हाई करंट एंड हाई वोल्टेज इज सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द, देखो हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि देखो है तो इलेक्ट्रोड मेरा किसका भाई, टंगस्टन का, और मैंने क्या कहा, टंगस्टन का टेम्परेचर भाई 3400 के आसपास चल जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग करंट को हाई देंगे और वोल्टेज भी हाई देते हैं। अब फिर बोलेंगे सर जी वोल्टेज लो देते हैं, आपने कहा था, मैंने कहा था ना, देखो वो जब भी इस तरह का कोई चीज़ बताया जाता है तो हर एक चीज़ का जैसे कहा जाता है ना, ये देखो इस तरह का कंडीशन, जैसे कहा था हम लोग मेटल पढ़ते हैं कि सर जी मेटल जो होता है ना वो हार्ड होता है, मेटल क्या होता है, हार्ड होता है, मेटल सर गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन आपका एक्सेप्शन भी तो पाया जाता है, मेटल में एल्यूमिनियम भी जो होता है जो हार्ड ना होकर सॉफ्ट होता है, सोडियम भी तो होता है जिसे चक्कू से काटा जाता है। समझे मेरी बात की नहीं, बहुत सारा सा एग्जाम्पल आपको मेटल में मिलेगा जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। मेटल जो होता है अधिकतर मेरा सोडियम में पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है लिक्विड में पाया जाता है, मर्क्यूरी वगैरह, है ना। तो वो सब में एक्सेप्शन पाया जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे है कि चूंकि मेरे यहाँ पे टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो हाई करंट तो देना पड़ता है, हाई वोल्टेज भी सप्लाई करना पड़ता है, ताकि मेरा टेम्परेचर ज़्यादा हो, ताकि मेरा इलेक्ट्रॉन को आपका क्या करे, वहाँ से इमिट करे, ड्यू टू थर्मियोनिक एमिशन के चलते, बिकॉज इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे दोनों देना पड़ता है, राइट। चलिए ओके, फिर अच्छा हाँ, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड को बनाते हैं ना, तो बनाने में थोरियम, है ना, और ये जिरकोनियम नहीं है, याद रखना, ये आपका है जिरकोनिया, है ना, जिरकोनिया। तो थोरियम और जिरकोनिया को मिलाया जाता है इलेक्ट्रोड को बनाने में। क्यों भाई, उससे क्या होता है, होगा जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा, तभी मिलाएंगे। पहली बात, ये मेरा इलेक्ट्रॉन इमिसिविटी को रेट को हाई कर देता। क्यों, अच्छा सर ये मिलाना इंपॉर्टेंट क्यों, बाकी सब में तो नहीं मिलाते थे। तो आपको ये भी कंडीशन पता है ना कि यहाँ पे टंगस्टन यूज कर रहे हैं, वही हाल है, बहुत टेम्परेचर है, तो ये सभी मिलाने की वजह से क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन इमिट करने का इमिशन रेट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जल्दी इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो ज़्यादा प्लाज्मा आर्क जनरेट होगा, ज़्यादा हीट जनरेट होगा, राइट। ये सभी कहानी होता है। इसके अलावा इंक्रीज करंट कैरिंग कैपेसिटी,
वही बात है कि ये करंट कैरिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा देता है, ज़्यादा करंट अपने अंदर लेकर ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। और स्टेबिलिटी, आर्क स्टेबिलिटी को भी बढ़ाता। तो एक फायदा नहीं, कई सारा फायदा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, थोरियम, खासकर थोरियम को ज़्यादा मिलाते हैं, जिरकोनियम से ज़्यादा थोरियम को मिलाया जाता है ना। इन केस ऑफ मैं बात करें यहाँ पे टीआईजी के बारे में, है ना, टीआईजी में मिलाता है। ठीक है, चलिए ओके, ये कहानी हो गया, ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं सिल्डेड गैस के बारे में। मैंने कहा था ना सिल्डेड गैस जो होता है ये सब मिलाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि भाई इतना सारा मिलाते हैं, पर्टिकुलर केस के लिए, पर्टिकुलर वेल्डिंग के लिए अलग अलग तरह का हम लोग सिल्डेड गैस का यूज़ करते हैं। बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है ना आपका लाइट वगैरह। ओके, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसके बारे में, सिल्डेड गैस के बारे में। सिल्डेड गैस का अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं सिल्डेड गैस का बात करता हूँ डियर स्टूडेंट, तो फॉर थिक सेक्शन, अगर आप थिक, कोई जैसे स्टील का पाइप मोटा मोटा थिक है ना, एक थीन होता है एक थिक होता है। थीन बोले तो पतला, थिक बोले तो मोटा। मोटा मोटा जो पाइप, स्टील का पाइप होता है, उन सब का अगर आप वेल्डिंग कर रहे हो तो यहाँ पे सिल्डेड गैस की तरह आर्गन का यूज़ करोगे। सिमिलरली अगर आप एल्युमिनियम को वेल्डिंग कर रहे हो, मैग्नीशियम का वेल्डिंग कर रहे हो, कॉपर और जिंक, कॉपर और आपका निकल, सॉरी कॉपर निकल का अगर आप वेल्डिंग करो, कॉपर निकल के एलॉय का, जैसे मोनाल हो जाता है ना, निकोल हो जाता है, इन सब का अगर आप कर रहे हो तो इन सब के केस में, या टाइटेनियम कर रहे हो, इन सब के केस में भी आप आर्गन का ही यूज़ करते हो सिल्डेड गैस की तरह। अच्छा और बात कर लेते हैं, जैसे आपका हो गया स्टेनलेस स्टील हो गया, हाई कार्बन स्टील हो गया, इन सब का अगर वेल्डिंग कर रहे हो तो आपका आर्गन और आपका H2 यानी हाइड्रोजन गैस, दोनों को सिल्डेड गैस की तरह यूज़ कर सकते हो। अगर आप सिर्फ कॉपर का कर रहे हो तो उस टाइम पे हम लोग हीलियम का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं, हीलियम को एज ए सिल्डेड गैस की तरह बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं, हो सकता है उसके लिए ज़्यादा बेटर तरीके से काम करता, बिहेव करता हो, है ना। चलिए इसके अलावा जैसे आपका केमिकल या फूड इंडस्ट्री में जो यूज़ किया जाने वाला जेट इंजन हो, आई मीन देखो मैं कहा या तो केमिकल में बनाया जाने वाला मशीन पार्ट का वेल्डिंग कर रहे हो, फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाने वाला आप अलग अलग तरह का टैंक वगैरह का वेल्डिंग करो, या जेट इंजन का वेल्डिंग करो, इस टाइम पीरियड में इनर्ट गैस जो होता है, सिल्डेड गैस की तरह जो यूज़ किया जाता है, वो मेरा आर्गन और हीलियम का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये भी चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये निकल वगैरह बनाया जाता है कॉपर और आपका निकल से ना, मैं आपको अभी बताऊंगा, कॉपर निकल से मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉपर निकल से आपका इनक्लॉय, मोनाल, ये सब बनाया जाता है, उसके आपके कंपाउंड से, एक तरह से एलॉय होता है, ठीक है। ये सभी किसका एलॉय होता है, कॉपर निकल का, ठीक है। ये आप लोग देख लेना, आपको मिल जाएगा। चलिए तो ये हो गया इसका कहानी। अब थोड़ा बात करते हैं इलेक्ट्रोड का शेप। इसमें ना जब आप करते हो टीआईजी वेल्डिंग, तो टीआईजी वेल्डिंग में क्या करते हैं हम लोग, कई तरह का इलेक्ट्रोड का शेप लेते हैं। इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड होता है, जिसको अभी हम लोग क्या लेके चले हैं, हम लोग इसको लेके चले हैं, दैट इज कॉल्ड योर नेगेटिव, नेगेटिव लेके चले हैं ना, हाँ, क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा वहाँ पे हीट है, ठीक है, कम हीट। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो मैंने अभी कहा टीआईजी के बारे में, कि टीआईजी क्या हो जाता है मेरा, अच्छा हाँ, एक चीज़ जो मैंने आपको बताना भूल ही गया, है ना, कि टीआईजी मेनली किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो अधिकतर ना हम लोग एल्युमिनियम हो गया, ये तो मैंने सब कहा, लेकिन ये वाला थोड़ा ध्यान रखना कि खासकर सीट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टीआईजी का यूज़ किया जाता है, खासकर सीट बनाने के लिए। जैसे कि आप एल्युमिनियम का सीट बना रहे हो, स्टेनलेस स्टील का सीट बना रहे हो, मैग्नीशियम का सीट बना रहे हो, है ना, या आपका टीन का सीट बना रहे हो, इन सब का जो सीट बनाते हैं ना, तब बड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपका टीआईजी वेल्डिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में एक दो बार आया है, तो इसका भी आप लोग को ध्यान में रखना। बाकी चीज़ तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई सब तो आपको समझ ही गए होंगे, है ना। चलो बात करते हैं इलेक्ट्रोड का शेप। इलेक्ट्रोड का शेप किस किस तरह का रहता है, तो लोग वन बाय वन का डिस्कस करते हैं। मेनली तीन तरह का आपको शेप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तीन तरह का बनता है। पहला शेप का बात करते हैं, अगर मान लो इलेक्ट्रोड कुछ ऐसा है और नीचे में कुछ इस तरह का शेप बनता है, ऐसा कुछ बनाते हैं हम लोग, चलते हैं, है ना। ऐसा मैं थोड़ा बड़ा बना दिया हूँ, एक्चुअल में छोटा रहेगा बहुत, है ना, ऐसा कुछ रहेगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा लेके चला हूँ समझाने के लिए, है ना। अगर ऐसा सब रहेगा जिसमें अगर मान लेते हैं इसका डायमीटर जो है ना, आपका सिलेंड्रिकल जैसा इसका डायमीटर अगर मेरा डी रहेगा, तो नीचे में 1.5 डी रहेगा, उसका 1.5 गुना रहता है ना, इतना हम लोग डी लेके चलेंगे। तो अब बात करते हैं सर, ये पहली बात तो मेरा यूज़ कहाँ करते हैं, डीसी के टाइम। अच्छा और एक चीज़ देखो, मैंने अभी क्या कहा था कि सर जी अधिकतर, अभी देखो अभी और आपको कितना चीज़ पता चलेगा। सर यहाँ पे हम लोग DCEN यूज़ करते हैं, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रोड नेगेटिव ले लेते हैं। लेकिन अब देखो कहानी यहाँ पे, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव ही ले सकते हैं। हो गया ना कहानी यहाँ पे। सर आपने वो कहा था करते हैं, इस केस में आपको ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोड का शेप चेंज कर देते हैं फिर, है ना। और अगर ऐसा ले लेंगे तो आपको वेल्डिंग अलग तरह कैसे मिलेगा। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई। ओ भाई रुकिए रुकिए रुकिए, लाइव आप लोग लाइव रखिएगा, मैं थोड़ा बहुत चेक कर लेता हूँ कि क्या दिक्कत है।
पूरा लाइट ही गायब हो गया। सही हो चुका है, सही हो चुका है। कोई बच्चा भागा तो नहीं है ना? अब देखो ये सभी ना कुछ जो है ना दिक्कत हो ही जाता है ना। अभी तो ऑल क्लियर है। चलिए सब सही है अभी। हाँ, तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था, जस्ट अ मिनट। ओके, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था आप लोग को डियर, यहाँ पे था, ठीक है। मैं यहाँ पे डिस्कस ये कर रहा था, मैं डिस्कस यहाँ पे ये कर रहा था कि इलेक्ट्रोड का शेप अलग अलग तरह का हो सकता है। तो मुझे पता है कि हम लोग लेके चलते हैं DCEN लेके चलते हैं, DCEN लेके चलते हैं, यानी कि स्टेट पोलरिटी लेके चलते हैं TIG के केस में, है ना। और तो उस केस में जो अभी हम लोग पढ़े उतना, वो कब पढ़े कि जब आपका इलेक्ट्रोड का शेप कुछ ऐसा रहेगा, इस तरह का रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, है ना, ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, जिसमें डाया अगर डी मान के चलते हैं, डाया डी लेके चलते हैं अगर है, तो इसके बीच में जो हम लोग टिल्ट थोड़ा कर देना एंगल, ये जो एंगल इलेक्ट्रोड का एंगल रहेगा, इलेक्ट्रोड के टिप का जो एंगल रहेगा वो 60 लेके चलते हैं, है ना। लेकिन ये जो एंगल है ना, ये देखो मैं लिखा हूँ 35 से लेकर आपका 20 से लेकर 35 तक ये वेरी कर सकता है। मतलब कि इलेक्ट्रोड टिप का एंगल 20 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ा सा नेरो हो गया ना, इलेक्ट्रोड का टिप नेरो हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जो भी निकलेगा वो शार्प जाके एकदम जाके जो वर्कपीस रहेगा ना, वर्कपीस पे जाके शार्प गिरेगा और आपको डीप फॉल क्रिएट करेगा। क्या करेगा? अगर मेरा यहाँ पे जा रहा तो डीप फॉल यहाँ पे बनाएगा, क्योंकि समझ लो ज़्यादा ये स्पेटर नहीं हो रहा, फेल नहीं रहा ज़्यादा, एकदम सटीक जा रहा है। तो इसके वजह से क्या होता है, मुझे डीप और नैरो वेल्ड मिलता है। डीप मिलता है और वैसे तो नैरो मिलेगा, ज़्यादा फैलेगा नहीं, तो सेलो नहीं मिलेगा, राइट, लेकिन डीप मिलेगा, ज़्यादा डीप मिलेगा। अच्छा, इससे किस तरह का प्लेट को हम लोग वेल्ड करते हैं? जब आप लोग को थिक प्लेट कोई है ना, बहुत ही थिक है, कोई मोटा प्लेट है, उसका वेल्डिंग करना है ना, तब आप यूज करते हो किसके बारे में? स्टेट पोलरिटी के बारे में, जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, DCEN के स्टेट पोलरिटी, इसका हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? तो थिक प्लेट के वेल्डिंग करते हैं। इसके अलावा अगर आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल वाला है, बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, तब आप क्या करते हो? डीप चाहते हो और ज़्यादा आप यहाँ पे क्या करते हो? यूज करना चाहते हो, आपके आर का यूज करना चाहते हो, एकदम स्ट्रेट फैला, बर्बाद उसको नहीं करना चाहते हो फैला के, राइट। तो इसीलिए इसका यूज करते हो। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, यूज कर रहा था DCEN नहीं, DCP का, है ना, DCP का यूज करते हैं, जो कि बेसिकली हम लोग स्टेट पोलरिटी के लिए चलते हैं TIG। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं सर, इसको रिवर्स पोलरिटी की तरह यूज करते हैं, रिवर्स पोलरिटी का यूज करेंगे। तब आप क्या करते हो? तब जो हम लोग इलेक्ट्रोड को लेते हैं ना, वो मान लेते हैं अगर डी मेरा डायमीटर है, डी अगर डायमीटर है, तो ये इसका जो डायमीटर लेंगे, जो यहाँ पे हम लोग सर्कुलर स्फीयर जैसा ले लिए, ये 1.5D हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, इतना फैल जाएगा तो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोड का जगह बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये जो है ना वर्कपीस में पूरा डीप तो नहीं करेगा, सेलो अप करेगा और वाइड वेल्ड आपको मिलेगा। सेलो मतलब कम, ज़्यादा अंदर नहीं, छिछला बोल सकते हैं इसको, हल्का लेयर का। डीप ज़्यादा अंदर तक ये मेरा मेल्ट नहीं करेगा, समझ। वेल्ड बीट जो रहेगा वो ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, सेलो और वाइड चौड़ा मिलेगा, ज़्यादा चौड़ा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। किसके लिए यूज़ करते हैं? अगर मान लो आपका डीप कब नहीं चाहते हो भाई, अगर आपका प्लेट जो है ना बहुत ही पतला पतला है, प्लेट बहुत पतला है, तो आप चाहते ही नहीं कि वेल्ड यहाँ करेंगे, ज़्यादा डीप करेंगे नहीं, पूरा पूरा क्या हॉल पार हो जाएगा, गल जाएगा पूरा। इसलिए थिन प्लेट के लिए और थिन सीट के लिए आप यूज करते हो DCEN का, सॉरी DCEP का, रिवर्स पोलरिटी का, राइट। या फिर लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल है कि ज़्यादा ये झेल नहीं सकता, तो उसके लिए यहाँ पे यूज करते हैं 60 एंड 20 35। समझ नहीं आया? मैं ये बोला ना कि जो एंगल होता है इलेक्ट्रोड टिप का, जो एंगल होता है, इलेक्ट्रोड टिप का जो एंगल होता है ना, ये 60 मैंने कहा आइडियल मान के चलते, लेकिन ये मेरा जो एंगल है वो हम लोग 35 भी ले सकते हैं, एंगल हम लोग 20 भी ले सकते हैं, एंगल 25 भी ले सकते हैं। मतलब कि 20 से लेकर 35 भी बहुत बार लिया जाता है।
20 से लेकर 35 तक भी लिया जाता है और आइडियली 60 भी लिया जाता है। समझ आया? बस एंगल का बात करें, टिप एंगल आपको कितना ज़्यादा मतलब और ज़्यादा थिकनेस प्लेट का तो आप और थोड़ा कम कर दो तो ज़्यादा आप आर्क आपको मिलेगा, एकदम पिन में मिलेगा। आप खुद समझो ना, अगर मैं बोलूँगा कि ये देखो पेन है, पेन का इधर देख लो इस साइड में, इससे अगर किसी चीज़ को लगाएंगे तो दबेगा तो ज़्यादा चोट लगेगा नहीं, लेकिन जो नीब होता है पेन का नीब, इससे अगर मारा जाएगा तो कितना चोट लग रहा है, बहुत चोट लगता है ना, क्योंकि एकदम नीब का पूरा प्रेशर इसी में आ रहा है तो ज़्यादा चोट लगता है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा एकदम एक पॉइंट पे तो ज़्यादा डीप करेगा, ज़्यादा नेरो बनाएगा, ज़्यादा जल्दी मेल्ट करेगा, कम टाइम लेगा। तो ये कब यूज़ करो? जब बहुत ही थिक प्लेट रहेगा उसके लिए। तो वो कहा गया कि 60 आइडियल लेके चलते हैं, लेकिन ये मेरा 30 से लेकर 25 या फिर 20 बेसिकली इधर लिखना था, 20 से लेकर 35 तक वेरी करता है। आप ऐसे लिखना 20 से लेकर 35 तक वेरी करता है। क्लियर? समझ गए? चलिए ये चीज़ मेरा यहाँ पे हो गया। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या करते हैं, और एक हम लोग लेते हैं सेम इसी तरह का। इसमें क्या करते हैं कि अगर मुझे एसी वेल्डिंग, क्योंकि देखो ये अभी बात करें डीसी का, ये डीसी का देखो कई तरह का यूज करते हैं हम लोग। यहाँ बात करते हैं डीसीईपी मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रो नेगेटिव। लेकिन मैं बोलूंगा सर जी एसी वेल्डिंग में भी टीआईजी को यूज करना चाहते हैं तो क्या यूज कर सकते हैं? कर सकते हो। उसके थोड़ा वेरी कर देते हैं। वो वेरी क्या कर देते हैं, अगर डायमीटर मेरा डी रहेगा, इलेक्ट्रोड के डायमीटर जो सिलेंड्रिकल रहेगा उसका डी रहेगा, तो ये जो स्पेट तरह का हम लोग बनाते हैं ना, ये 1.2 डी ले लेते हैं, फिर हम लोग इससे कर सकते हैं। इससे एसी वेल्डिंग के लिए यूज किया, बस इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। चलिए अब बात करते हैं आगे क्या, जैसे कि अगर मान लो आप टीआईजी का यूज़ करते हो, टीआईजी का एसी, अभी जैसे मैंने अभी जो बताया क्या किसके लिए बताया, एसी के लिए बताया टीआईजी का यूज, तो इससे इससे क्यों करा जाता? आप बोलेंगे सर जी मेरा वेल्डिंग तो अच्छा खासा हो ही रहा था, मेरा डीसी आपके ईएन से किया, आपने डीसीईपी कर दिया, फिर भी मैंने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं कहा। आप सर एसी भी करते क्यों हैं? भाई साहब कैथोड क्लीनिंग अगर करना पड़ता है तब ना, क्योंकि मैंने कहा देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने कहा था कि टीआईजी का यूज एल्यूमिनियम के वेल्डिंग के लिए भी किया जाता है। देखो कहा था ना एल्यूमिनियम के वेल्डिंग के लिए, सीट के वेल्डिंग के लिए। और आपको पता है कि एल्यूमिनियम क्या करता है, एयर से रिएक्शन करके ऑक्साइड का लेयर बना देता है ना। और वो एक तरह से क्या होता है, आपका डिसएडवांटेज ही एक तरह से है, इम्प्योरिटी है सकता है ना, आपका डिफेक्ट है, उसको आपको क्लियर करना है। और डीसी वेल्डिंग डायरेक्ट वेल्डिंग कर देगा। एसी वेल्डिंग ये होता है जो कैथोड क्लीनिंग करता है, ऑक्साइड का लेयर को हटाता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, राइट। तो कैथोड क्लीनिंग अगर आपको करना तो एसी वेल्डिंग ही यूज करना पड़ेगा। तो चाहे एमआईजी रहे या टीआईजी रहे, ये दोनों जो होता है ना हम लोग यूज करते हैं डीसी के लिए ही, डीसी करंट के लिए ही। इससे पहले जो हम लोग एमआईजी का बात किए थे, आपको मैं दिखा देता हूं, है ना, कहाँ गया एमआईजी, एमआईजी में भी हम लोग बात किए, देखो डीसी है ना, डीसीईपी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो डीसी का ही यूज कर, डायरेक्ट करंट का ही। लेकिन मैं चाहूँ तो एमआईजी का भी और टीआईजी का भी एज ए एसी के रूप में यूज करते हैं। रीजन सिर्फ यही है कि अगर मुझे एल्यूमिनियम या इस तरह का कोई मेटल जिसमें ऑक्साइड लेयर जम जाता है, सिर्फ मैं एल्यूमिनियम का नहीं बात कर रहा हूँ, समझाने के लिए बोल दिया, कोई भी चीज़ जिसमें ऑक्साइड लेयर है उसको मुझे उसको लेयर को हटाना, ऑक्साइड लेयर को, तो वहाँ पे कैथोड क्लीनिंग मुझे करना पड़ेगा। तब जाके हम लोग एमआईजी और टीआईजी को एसी वेल्डिंग की तरह यूज करते हैं। इसका भी आप लोग को ध्यान में रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं, मैंने कहा था कि फोर हैंड भी वेल्डिंग कर सकते हैं, बैक हैंड भी वेल्डिंग कर सकते हैं, और हम लोग परपेंडिकुलर वेल्डिंग भी कर सकते हैं। याद है कि नहीं, इसके बारे में मैं आपको प्रीवियस सेक्शन में कहा था। ये रहा फोर हैंड, क्या होता है, जब आपका टिल्ट 45 डिग्री में टिल्ट तो रहता है, लेकिन ये मूव किधर करता है, मतलब इधर ऐसे करके हम लोग मूव करते हैं, तो उसको कहते हैं क्या, फोर हैंड। लेकिन हम लोग मूव तो उधर ही करेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसे साइड मूव होकर ऐसे करके करेंगे, तो उसको कहा जाता है क्या, मेरा बैक हैंड, बैक हैंड, ठीक है। हाथ के जस्ट अपोजिट साइड में टिल्ट किया है और हाथ के साइड में ही ये टिल्ट रहता है, तो उसको कहा जाता है फोर हैंड, राइट। और परपेंडिकुलर ऑटोमेटिक वेल्डिंग क्या होता है, जिसमें परपेंडिकुलर आपका वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग टॉर्च या वेल्डिंग गन होता है, और वर्कपीस होता है। तो तीन तरह का होता है। तो तीनों में देखो यहाँ पे फिर चीज़ को उसको मेंशन कर दिया गया एंगल के बारे में, एंगल कितना लेते हैं। जैसे देखो एमआईजी का बात करेंगे, एमआईजी मैंने क्या कहा था, यहाँ पे एमआईजी में हम लोग लेते हैं 45 ही रहता है, चाहे बैक हैंड रहे फोर हैंड रहे। और ऑटोमेटिक वेल्डिंग में परपेंडिकुलर जो रहता है मेरा इलेक्ट्रोड गन और वर्कपीस, वहाँ 90 लेके चलते हैं, जिसको ऑटोमेटिक वेल्डिंग कहता है ना। तो 45 एंगल लेते थे इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड गन का और वर्कपीस के बीच में, इलेक्ट्रोड गन का वर्कपीस के बीच में। और ये भी मैंने बताया था कि जब हम लोग फोर हैंड वेल्डिंग करते हैं तो इसमें मुझे सैलो वेल्ड मिलता है, बैक हैंड करेंगे तो डीप मिलता है, और ऑटोमेटिक करेंगे तो दोनों के बीच का मिलता है। अब बात करते हैं हम लोग टीआईजी के केस में। तो टीआईजी के केस में अगर आप मैनुअली वेल्डिंग करते हो, मैनुअली में भी बात है फोर हैंड बैक हैंड, तो फोर हैंड रहे या बैक हैंड रहे, आपको यहाँ पे एंगल जो लिया जाता है वो 40 से लेकर 60 तक लिया जाता है। लेकिन जब यहाँ पे आप क्या करते हो, ऑटोमेटिक वेल्डिंग करते हो, क्या करते हो, ऑटोमेटिक वेल्डिंग करते हो, तो ऑटोमेटिक वेल्डिंग में हम लोग परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री लेके चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा इन दोनों के अलावा एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बोला जाता है इलेक्ट्रोड गन एंगल कितना लिया जाता है, तो ये मेरा 60 से लेकर 80 लेके चलते हैं। मतलब फोर हैंड और बैक हैंड में इलेक्ट्रोड गन का जो वेल्डिंग होता है, आपका ये होता है एंगल होता है, वो हम लोग कितना लेते हैं, 60-40 लेके चला जाता है। क्लियर माई पॉइंट और इस चीज़ का आप लोग को ध्यान में रखना है, राइट। चलिए
ये आपका फोरहैंड बैकहैंड का एंगल हो गया और इलेक्ट्रोड गन का एंगल हो गया वर्कपीस के साथ। ये मैंने आपको बता दिया एंगल के बारे में। चलिए इतना समझ गए। अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? बात हम लोग करते हैं आपके इलेक्ट्रोड गन नोजल के बारे में। इलेक्ट्रोड गन नोजल के बारे में देखो, इलेक्ट्रोड गन नोजल जो है वो आपका किसका बना रहता है? मतलब समझो, जो इलेक्ट्रोड गन होता है ना, उसका जो नोजल होता है जहाँ से निकलता है ना, उस नोजल को कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सेरामिक, कभी कभी नहीं, सेरामिक का बना जाता है। और ये जो सेरामिक का बना जाता है ना, इसमें थ्रेड वगैरह रहता है और फास्टनेड बाय द थ्रेड, मतलब इसको कसा जाता है थ्रेड की तरह, थ्रेड जैसा रहता है, कटा हुआ थ्रेड से कसा जाता है। और ये उसी की वजह से सबसे वीकेस्ट पास होता है वेल्डिंग का। टीआईजी में जो इलेक्ट्रोड गन का नोजल होता है जिसका सेरामिक का बना था, सबसे वीक पार्ट होता है। वीक मतलब क्या था, टफ तो होता है लेकिन अगर सडन लोड पर ना फट से ब्रेक हो जाएगा। तो ये सबसे वीकेस्ट पास हो जाता है आपके किसका, दैट इज कॉल्ड योर आपके इलेक्ट्रोड का गन के नोजल, सबसे वीक पोर्सन होता है। क्लियर, ये चीज हो गया। अच्छा, नोट करके एक चीज को यहाँ मेंशन करा गया, इफ ग्रेफाइट और कार्बन इलेक्ट्रोड इज यूज। अगर हम लोग अभी तक हम किसका बात कर रहे थे भाई, टंगस्टन का, टंगस्टन इलेक्ट्रोड का बात कर रहे थे सब जगह। देखो किसका मैंने बात करा, मैंने बात करा था यहाँ पे टंगस्टन का, टंगस्टन इलेक्ट्रोड का। लेकिन ये भी मेरा क्या होता है, क्योंकि ये मेरा होता है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरा ग्रेफाइट और कार्बन, क्योंकि ये भी मेरा नॉन कंज्यूमेबल की तरह ही बिहेव किया जाता है, तो अगर आप टंगस्टन के अलावे इसी वेल्डिंग, सारा प्रोसेस सेम है, जिस तरह टीआईजी में वेल्डिंग टोटल प्रोसेस करेंगे, टोटल चीज सेम रहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रोड को चेंज कर दोगे, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड ले लोगे या फिर कार्बन इलेक्ट्रोड ले लोगे, तब जाके इस वेल्डिंग का नाम मेरा पड़ जाता है क्या, कार्बन आर्क वेल्डिंग। तो जो टीआईजी वेल्डिंग है वो मेरा क्या बन जाएगा, CaW वेल्डिंग हो जाएगा। टंगस्टन गैस वेल्डिंग मेरा कार्बन आर्क वेल्डिंग हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है ना, वो मेरा टंगस्टन को हटा के कार्बन को ले लिया गया है या फिर ग्रेफाइट को ले लिया गया है। किसको? आर्क में बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोड को। इलेक्ट्रोड को चेंज कर दिए, इलेक्ट्रोड मेरा टंगस्टन से कार्बन या ग्रेफाइट बन गया, तब इसका नाम मेरा कार्बन आर्क वेल्डिंग हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ से जो है आप लोग का कंप्लीट जो है हो गया इसके बारे में। नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे डियर स्टूडेंट? प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में, यानी कि PAW के बारे में, है ना। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो एक चीज जान लेना, यही थोड़ा बड़ा टॉपिक था। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में इतना डीप है नहीं, और इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा ना, इसके बाद, हाँ, जैसे आपका देख सकते हो कितना एक पेज में कंप्लीट हो जा रहा है। जैसे बात करेंगे हम लोग क्या, इलेक्ट्रोसिलेक्ट वेल्डिंग, देखो एक पेज थोड़ा बताएंगे और एप्लीकेशन हो गया खत्म। फिर आते हैं केमिकल वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में, एक पेज है और कुछ यूज वगैरह हो गया, खत्म हो जाएगा। इस तरह छोटा छोटा आपका अब मिलेगा, ज़्यादा डीप आपको मिलने वाला अब है नहीं। तो चलो अब डिस्कस कर लेते हैं, है ना। डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, दैट इज कॉल योर, एक सेकेंड, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के। एक बार ये आप बोलिए कि क्या यहाँ तक क्लियर है? हम लोग बस अभी 40 मिनट हुआ, अभी भी 20 मिनट है, और 20 मिनट में आराम से इस टॉपिक को मैं 10 मिनट में 15 मिनट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए मुझे बताइए कि क्या यहाँ तक आपको समझ आ गया प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में अब मैं पढ़ाऊँ? ऑल क्लियर है तो सभी बच्चे एक बार मुझे बोलिएगा कि यस सर जी क्लियर है, या कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे पूछिए। ये थोड़ा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, डायरेक्ट करंट के जगह में स्ट्रेट पोलरिटी मैंने कहा था, यहाँ रिवर्स पोलरिटी भी यूज़ कर दिए हैं। डीसी के लिए कहा था, एसी का भी यूज़ करते हैं, होता है ना, किया जाता है ना, जरूरत पड़ता है जहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। होता ना भाई, इंसान है, हम लोग बोलते ना भाई वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा, मैं उससे बात नहीं करूँगा। जब नहीं होता, मजबूरी पड़ता तो आपको बात करना पड़ता है। तो उस तरह का कंडीशन अगर ऐसा हो जाता है कि आपको करने का जरूरत पड़ता है, जैसा आप कैथोड क्लीनिंग कर रहे हो, तो इसी का यूज़ करना ही पड़ेगा ना क्लीनिंग करने के लिए, तो उस केस में हम लोग का करना पड़ता है। चलिए शालिनी बोल रही है कि यस सर क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो शालिनी से भी एक नाम याद आ गया कि शालिनी नाम की लड़की भी पढ़ने में, जैसे कहा था मैंने, एक सविता के बारे में कहा था, एक शालिनी नाम की भी लड़की में बात कर रहा हूँ कि ये लोग पैकेज बहुत बड़ा बड़ा लेता है, ठीक है। हम लोग के बैच में ही मैकेनिकल में ही एक हम लोग के साथ बच्ची, मतलब आई मीन स्टूडेंट थी, बच्ची नहीं बोलेंगे, बैचमेट हम लोग की थी ना, तो फ्रेंड थी शालिनी नाम की। तो उन्होंने फिर हम लोग किए थे एमटेक का बात करता, तो हम लोग किए हैं, आपका जानते होंगे आप लोग शायद, जो आपका धनबाद में ही है आईआईटी, एक है आईआईटी धनबाद के बारे में। क्या आप लोग जानते हो आईआईटी धनबाद के बारे में? जो पहले आईएसएम था, हम लोग तो उसको आईएसएम से फेमस है, हम लोग जानते हैं। तो वहाँ से एमटेक वगैरह कर रहे थे। तो शालिनी नाम की लड़की वहाँ से शायद कितना का पैकेज ली थी मुझे याद है, 60 लाख का पैकेज मिला था उसको, है ना। तो अच्छा खासा 60 या 70 लाख का पैकेज मिला था। तो आप समझ सकते हो काफ़ी अच्छा उनको मिला था, ठीक है। तो उनका ब्रांच शायद मैकेनिकल नहीं था, हाँ मैकेनिकल ही तो था, हाँ मैकेनिकल ही था। एमटेक वहाँ से करी थी, तो उसके बाद वहाँ से मिला था। चलिए 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 डिस्कस करते हैं अब हम लोग।
हाँ, बारी आ जाता है मेरा क्या, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में, यानी कि PAW के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे, PAW के बारे में। क्या होता है सर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग? देखो प्लाज्मा आपको पता है ना, प्लाज्मा के बारे में आपको पहले बताया गया था, जो इलेक्ट्रोड से निकलता है इलेक्ट्रॉन, और जो मेरा एयर से टकराता है, एयर से टकराने के बाद वो मेरा और आयन में और इलेक्ट्रॉन में डिवाइड हो जाता है, वही मेरा एक प्लाज्मा बनाता है, आर्क बनाता है। तो यहाँ पे जो आर्क बनेगा ना वो प्लाज्मा ही होता है, पूरी तरह से प्लाज्मा होता है, मतलब पूरी तरह डेडिकेटेड उसी की वजह से होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो होता है ना कि भाई वहाँ पे आया, टकराया मेरा वर्कपीस पे, उसके वजह से हीट जनरेट हुआ, वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है आर्क को स्टेबलाइज करने के लिए, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा जो आयोनिक जो आपका आयन्स है वो जाके टकराता है खुद से इलेक्ट्रोड से, वहाँ से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो आर्क को बनाता है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो आर्क रहता है वो मेरा प्लाज्मा ही बनता है, मतलब जो आयनाइज एयर रहता है वो पूरी तरह से उसके वजह से आपका आर्क डेवलप होता है, इसलिए इसको कहा जाता है प्लाज्मा, यानी कि आयनाइज एयर, आयनाइज गैस के वजह से यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा मेरा बनता है। तो इसको कहा जाता है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। अब बात करते हैं कि सर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग जो होता है वो उसमें जो आर्क होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आर्क दो तरह का इसमें देखा जाता है, आर्क मेरा ट्रांसफर टाइप भी हो सकता है और नॉन ट्रांसफर टाइप भी हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मेरा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में जो मेरा आर्क बनता है, आर्क मेरा ट्रांसफर टाइप भी हो सकता है और मेरा नॉन ट्रांसफर टाइप भी हो सकता है। सर कैसे सर, क्यों हम लोग बोलते हैं कि ये मेरा ट्रांसफर टाइप भी है और नॉन ट्रांसफर टाइप भी है? मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो होता क्या कि ये समझो कि एक मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिए, अभी दोनों जो पीस को समझाया गया ना, यहाँ बहुत ही पूरा हौच-पौच है, तो थोड़ा ध्यान समझना, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। पहला अगर आप फिगर देखते हो, यहाँ पे मान लो ये मैंने इलेक्ट्रोड लिया, क्या लिया है मैंने, इलेक्ट्रोड लिया, दिस इज माई इलेक्ट्रोड, और नीचे में क्या है मेरा, मैं पूरा पेंट कर देता हूँ रेड कलर से इलेक्ट्रोड को, ये मेरा इलेक्ट्रोड हो गया, है ना। और नीचे मेरा हो गया क्या, वर्क पीस, दिस इज माई वर्क पीस, यानी कि बेस मेटल, बेस मेटल, ठीक है, ओके, बेस मेटल है ना, बेस मेटल है, ओके। अब समझो कि बेस मेटल हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया। अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे क्या कि ये मेरा आर्क जो डेवलप हो रहा है, आर्क जो मेरा बन रहा है वो इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच बन रहा है, यही जो प्लाज्मा आर्क है, जो प्लाज्मा आयनाइज आर्क जो बन रहा है, आयनाइज गैस का जो आर्क बन रहा है, प्लाज्मा आर्क बन रहा है, ये मेरा इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच में बन रहा है। अगर मैं ग्रीन कलर से ऐसे दिखा देता हूँ तो देखो इलेक्ट्रोड को टच कर रहा है और बेस मेटल को टच कर रहा है ना, ये ब्लैक कलर से पूरा मैं ड्रॉ कर दिया। इन दोनों के बीच अगर बन रहा है, इलेक्ट्रोड के बीच में, वर्कपीस के बीच में, तो इसको कहा जाता है मेरा ट्रांसफर टाइप। ये क्या कहा जाता है, ट्रांसफर टाइप आर्क कहा जाता है। तो व्हेन आर्क इज डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड बेस मेटल, देन that type of electrode is that type of arc is known as transfer type। but अब बात करते हैं सेकंड में। सेकंड में ध्यान देना कि अगर मेरा ये तो रहा इलेक्ट्रोड, ये रहा मेरा इलेक्ट्रोड, ये रहा इलेक्ट्रोड, और ये है, इससे आप देख सकते हो, मैं फिर से रेड कलर समझाता हूँ, यहाँ से गया मेरा आर्क, सॉरी आर्क में बोलो इलेक्ट्रोड गन गया, ये क्या है मेरा, इलेक्ट्रोड गन है, इलेक्ट्रोड गन है, इलेक्ट्रोड गन है, क्या है मेरा, इलेक्ट्रोड गन है। तो अगर मेरा इलेक्ट्रोड गन और इलेक्ट्रोड के बीच में, है ना, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड गन के बीच में मेरा आर्क डेवलप हो रहा है, यहाँ पे आर्क डेवलप हो रहा है ब्लैक कलर के, देखना इस तरह करके डेवलप हो रहा है, तो इसको कहा जाता है मेरा नॉन ट्रांसफर टाइप। क्या कहा जाता है, नॉन ट्रांसफर टाइप, यानी कि व्हेन द आर्क इज डेवलप between the electrode and electrode gun, then that type of arc is known as नॉन ट्रांसफर टाइप इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे आपको ट्रांसफर टाइप इलेक्ट्रोड समझ में आ गया होगा, नॉन ट्रांसफर टाइप इलेक्ट्रोड समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। पहली बात तो ये समझ गए कि दिस इज माई इलेक्ट्रोड, नीचे जो है दिस इज माई वर्क पीस, अच्छा ठीक है। इसके अलावा और क्या हो गया, और मैं अगर ब्लैक कलर से आपको दिखाऊं तो ब्लैक कलर से ये जो मैंने समझा था, दिस इज माई इलेक्ट्रोड, ये क्या मेरा इलेक्ट्रोड गन है, ये मेरा ब्लैक कलर से क्या इलेक्ट्रोड गन है, इलेक्ट्रोड गन है, ठीक है, इलेक्ट्रोड गन है, ओके। इसके बाद यहाँ पे और दो चीज़, एक ब्लू कलर से नजर आ रहा है आपको, ब्लू कलर से ये जो आ रहा है ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या है मेरा, नाइट्रोजन मेरा प्लाज्मा आर्क की तरह काम करेगा, प्लाज्मा आर्क, है ना। इसी के वजह से मेरा आर्क डेवलप होगा, इसी के वजह से प्लाज्मा आर्क को और अच्छा करने के लिए मेरा यहाँ पे N2 को यूज़ करा जाता है, कि इसके बीच में जो एयर होता है उसको और आयनाइज बनाता है और आर्क को डेवलप करता है। तो समझिए यहाँ पे, इसलिए इसमें प्लाज्मा आर्क स्पेशली कहा गया, क्योंकि आप बोलेंगे सर तो सब प्लाज्मा आर्क है, सब में एयर रहता है, सब में इलेक्ट्रॉन आता है, टकराता है और आयंस और नेगेटिव पॉजिटिव बनाता है, राइट। तो सबको प्लाज्मा क्यों नहीं बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे प्लाज्मा गैस प्रोवाइड स्पेशली किया जाता है नाइट्रोजन के तौर पर। यहाँ भी देख सकते हो नाइट्रोजन के तौर पर ब्लू कलर का है, ये प्लाज्मा यहाँ पे जो गैस है उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छा, तो प्लाज्मा आर्क तो ये हो गया, तो फिर बोलेंगे सर सील्ड कौन कर रहा है, सील्ड कौन करेगा, होता ना सील्ड, यानी उसको बचाएगा कौन, आर्क को बचाने के लिए क्या यूज करेंगे, तो आर्क को बचाने के लिए जैसे फ्लक्स यूज करते हैं, तो यहाँ पे गैस यूज किया जाता है, एक्सटर्नली दिया जाता है, सप्लाई करा जाता है, क्या, हीलियम। तो देखो यहाँ पे हीलियम दिया जा रहा है ना, हीलियम, तो हीलियम पाइप के थ्रू, मान लो ये पाइप के थ्रू आ रहा है,
पाइप के थ्रू आ रहा, तो जो मान लो ब्लैक कलर का पाइप है, पाइप के बीच से यहाँ आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, ये मेरा सिल्डेड गैस है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है वो मेरा गैस है, कैसा गैस है, ये मेरा प्लाज्मा गैस है। क्या है, मेरा प्लाज्मा गैस होता है नाइट्रोजन गैस। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है ये क्या है मेरा, ये मेरा सिल्डेड गैस होता है। क्या होता है, मेरा सिल्डेड गैस होता है, राइट। और अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसफर टाइप में, क्या आर कहाँ बनता है, मेरा इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में, और नॉन ट्रांसफर टाइप में इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड गन के बीच में बनता है। ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए, ये सभी कहानी हो गया मेरा इसके बारे में, सब चीज़ जान गए। अब इतना अगर आप जान गए, और आयनाइज गैस तो समझ ही गए होंगे, इतना अगर आप जान गए ना डियर, अब देखो कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है बाकी का। अच्छा, आर का टेम्परेचर कितना होता है, आर का टेम्परेचर डियर बहुत ज़्यादा इसमें होता है, 1000 से तो मिनिमम स्टार्ट होता है, कम से कम 1000 तो होता ही, कम से कम। और मैक्सिमम कितना जाता है आप देख सकते हो, 33,000 तक जाता है आर्क टेम्परेचर, इतना तक जा सकता है आर्क टेम्परेचर, समझ सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे जाता है। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि सर जी जो आपका प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ वेल्डिंग के लिए ही नहीं, वेल्डिंग के लिए ही नहीं, हम लोग इसका जो है ना कटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। क्योंकि इतना देखो क्या करते हैं ना सर, कटिंग कैसे करेंगे, अगर एकदम हल्का पिन जैसा हल्का सा आर्क निकलेगा, हल्का सा पतला सा आर्क निकलेगा, तो उससे हम लोग कोई वर्कपीस को कटिंग भी कर सकते हैं। तो मटेरियल को कटिंग करने के लिए भी यूज में लाया जाता है। सर इलेक्ट्रोड गन का क्या काम है, इलेक्ट्रोड गन उसको सपोर्ट करता है डियर, है ना। और समझ लो ना, यहाँ पे आर्क को डेवलप करने के लिए नॉन ट्रांसफर टाइप यूज अगर करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड में हम लोग इलेक्ट्रोड गन क्या होता है, इसके बीच में आर्क मेरा डेवलप होता है। तो अब डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता, डायरेक्ट वर्कपीस में नहीं जाता। हो सकता है आप यहाँ पे चाहते हो मेल्ट करना, वेल्डिंग करना चाहते हो, लेकिन आप वर्कपीस को मेल्ट नहीं करना चाहते हो, वहाँ पे वर्कपीस में डायरेक्ट मोल्टेन मेटल को नहीं गिराना चाहते हो, तब आप यहाँ पे नॉन ट्रांसफर टाइप यूज करते हो। ट्रांसफर में डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है मेरा इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जो आर्क डेवलप हो रहा है, वो डायरेक्ट यहाँ पे हो रहा है, वर्कपीस के बीच में हो रहा है, डायरेक्ट वर्कपीस में हिट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्कपीस में बाद में जाएगा। तो ऐसा अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे यूज करोगे, तो सपोर्ट का भी काम करता है, और आर्क या फिर बोल सकते हो प्लाज्मा जो डेवलप होता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए भी काम आता है मेरा क्या, इलेक्ट्रोड गन, कि भाई अब मेरे साथ करो। तो ये भी अभी आगे चलकर थोड़ा बहुत बात आपको पता चलेगा, लेकिन मैं उतना बताया जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, तो देखो मैं इसीलिए लिखा वेल्डिंग की भी करते हैं और कटिंग भी करते हैं। वेल्डिंग के केस में कितना चाहिए होता है करंट, अगर बात करेंगे टेम्परेचर, तो 20,000 बहुत होता है। 20,000 टेम्परेचर में आर का, अगर आप आर का टेम्परेचर को अगर आप 20 के तक रखते हो, 20,000 तक रखते हो, तो आप वेल्डिंग कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब आप कटिंग करते हो ना, तो आपको टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ता है और प्रेशर भी बढ़ाना। हाई प्रेशर से आपका आर्क पार होना चाहिए, आना चाहिए, राइट। हाई प्रेशर से आर्क आना चाहिए। और क्या आर्क बेसिकली किसके से, प्लाज्मा आर्क, प्लाज्मा गैस है नाइट्रोजन, उसको भी हाई प्रेशर के साथ सप्लाई करना चाहिए। तो अगर आप कटिंग कर रहे हो तो 30,000 आपको जो है कम से कम मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है विथ हाई प्रेशर। ये चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग जो होता है वो कटिंग और वेल्डिंग दोनों के लिए यूज में लाया जाता है। ये समझ गए। अगर इलेक्ट्रोड मटेरियल का बात करें, फिर से वही बात है, टंगस्टन, ये माइनस नहीं है डियर, ये एरो इस तरह से है, ये टंगस्टन है। क्यों, क्योंकि ये भी मेरा नॉन कंज्यूमेबल है, इलेक्ट्रॉन मेरा कंज्यूम नहीं होगा। ये जो ना मेरा आयनाइज प्लाज्मा है वो आर्क बना रहा है, वो आर्क बना रहा है, उस आर्क के चलते यहाँ पे बेस मेटल जो हो रहा है मेल्ट कर रहा है ना। इलेक्ट्रोड तो होगा नहीं क्योंकि टंगस्टन मेरा, तो यहाँ पे मेरा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रॉन मेरा होता है। चलिए, अच्छा अगर आप चाहते हो कि मैं बेस मेटल को भी ना पिघलाऊं, जैसे सपोज करो कि आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन नॉन ट्रांसफर टाइप है, ऐसा आपने यूज करा है, और आप चाहते हो कि सर जी बेस मेटल को मुझे पिघालना नहीं है, तो भाई आप चिपका कौन करेगा, आग मेरा, आग किसी ना किसी को तो गलाएगा। तो हो सकता है मैं आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा इस तरह से फिलर मेटेरियल को यूज़ करते हो एक्स्ट्रा, है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि सेपरेट फिलर मेटेरियल भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं क्या कि सर ये डेप्थ का और विड्थ का ये कभी कभी पेनिट्रेशन कितना करता है उसका रेशियो पूछ देता है। तो इसका रेशियो 3:1 होता है। कितना होता है, 3:1 होता है। अगर आप पेनिट्रेशन कर रहा है तो जो डेप्थ होता है, डेप्थ मतलब समझ लो अंदर तक घुसता कितना तक है, ये आपका 3 mm तक के अंदर चल रहा है, मतलब mm कुछ भी ले लो, रेशियो हो सकता है 3 मीटर है तो 1 मीटर हो जाएगा इसका क्या, विड्थ। तो विड्थ अगर रहेगा मेरा 1 mm का, तो डेप्थ जाएगा 3 mm का। तो डेप्थ ऑब्वियसली डेप्थ ज़्यादा रहेगा, विड्थ आपका 1 रहेगा। तो 3:1 आपका रेशियो याद रखना पेनिट्रेशन करता है। अच्छा, इसको इसी के लिए एक नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है ग्लास वाइन ट्यूब वेल्ड। क्यों, ग्लास वाइन कैसे होता है, वाइन जो पिया जाता है ना, समझ रहे हो, जो पीने वाले रहेंगे उनको पता रहेगा वाइन आपका कुछ ऐसे ही रहता है, इस तरह का रहेगा ना, ऐसे पकड़ने वाला कैसे रहता है यार, इसी तरह कुछ रहता है ना, ऐसा कुछ रहता है जो पकड़ने वाला रहता है, ऐसा कुछ पिया जाता है ना वाइन। अगर आप देखोगे ना, वाइन का ग्लास जो होता है, वाइन का कप जो होता है, कुछ इसी तरह का रहता है, ऐसा कुछ रहता है, ऐसा रहता है कि नहीं, ऐसा ही रहता है ना। हाँ, तो इसलिए कहा जाता है इसको वाइन ग्लास ट्यूब वेल्ड। वाई, बिकॉज इसमें डेप्थ ज़्यादा होता है और विड्थ कम होता है, तो एक ग्लास वाइन की तरह बिहेव करता है, ये दिखने में लगता है, तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा, इस प्रोसेस को जो इसके थ्रू जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं, इस प्रोसेस को की होल फेनोमिना का कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, की होल फेनोमिना। क्यों, डेप्थ ज़्यादा करता है ना, तो की होल एकदम पतला सा लाइन अंदर तक छेद कर देता है और उसी की वजह से वेल्डिंग भी हो जाता है।
इसके में क्या होता है, जैसे समझ करो ये मेरा पहला पीस है और दूसरा मेरा यहाँ पे वर्क पीस है, यह समझ सकते हो कि वेल्ड किया जा रहा है इन दोनों प्लेट का। ये मेरा पहला प्लेट है और मेरा ये दूसरा प्लेट है। इन दोनों प्लेट का क्या कर रहे हैं हम लोग, वेल्डिंग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है भाई, वेल्डिंग कर रहे हैं। तो वेल्डिंग कर रहे हैं तो क्या करता है, जब मेरा वो आर्क यहाँ पे जनरेट होता है थ्रू दी प्लाज्मा, ये क्या करता है, पूरा का पूरा अंदर तक छेद करता है। ये यहाँ समझना बेटर, यहाँ समझ आएगा। ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ब्लैक कलर से या फिर ले लेता हूँ ग्रीन कलर से। यहाँ आर्क आया ना, तो ये आया पूरा पहला का पूरा छेद कर दिया और सेकंड को हल्का कर देता। समझ आया, ये जो पूरा डेप्थ किया पूरा को पूरा पार करता है, पहला का पूरा पार कर दिया, पूरा छेद करे। वही आपका जो प्लाज्मा इतना हाई स्पीड से जाता है कि छेद कर दिया जाता है। समझ रहा, क्योंकि हाई टेम्परेचर यहाँ पे मिलता है। और सेकंड को हल्का करता है, सेकंड को पूरा नहीं करता है। ठीक है। और अगर बात करेंगे सर कि कितना ये वर्कपीस को मेल्ट कर देता है, अपने अंदर ले आता, उस मतलब उस रीजन में ले जाता कि तुमको भी मेल्ट कर देंगे, तो लगभग इसके आसपास का रीजन जो होता है ना, वो मेल्ट हो जाता है। यहाँ पे ज़्यादा होता है, फिर यहाँ नीचे आ जाते तक कम होता है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे ये रीजन आ जाता है, इसलिए इसको की होल जैसा बनता है, लगता है की होल बन गया, इसलिए इसको की होल फेनोमिना भी कहा जाता है। अच्छा, इससे ना ये चूंकि मेरा शार्प एज में जाता है, तो हीट इफेक्टेड जोन बहुत ही इसमें कम बन जाता है। प्रोड्यूस वेरी लेस इफेक्टेड वेरी लेस हीट इफेक्टेड जोन। हीट इफेक्टेड क्या, अभी मैं थोड़ा बता देता हूँ, आगे चलकर बहुत डिस्कस करेंगे। हीट इफेक्टेड मतलब यहाँ जहाँ पे गर्म कर रहे हो ना, आसपास भी थोड़ा बहुत तो उसके इफेक्ट के चलते, अगर आप किसी चीज़ को गर्म करो, वेल्ड करो, तो आसपास भी थोड़ा बहुत तो काला काला हो जाता है, थोड़ा मेल्ट हो जाता है, तो वो जल जाता है, थोड़ा सा होता ना। जैसे आप वेल्डिंग अगर आप कर रहे हो, आप देखोगे वेल्डिंग मारो इन दोनों वर्कपीस के बीच में यहाँ किया जा रहा है ना, यहाँ पे आप वेल्डिंग की हो, इस जगह पे आपने क्या करा, वेल्डिंग करा। लेकिन क्या देखते हो, थोड़ा बहुत ना इस पोर्शन तक, हल्का हल्का पोर्शन तक भी, इस पोर्शन तक भी हल्का हल्का क्या होगा, इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। हल्का हल्का इफेक्ट मिलेगा, थोड़ा गर्म या काला हो जाएगा, उसको कहा जाता है हीट इफेक्टेड जोन। ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहा जाता है, आपका हीट इफेक्टेड जोन कहा जाता है, HHZ कहा जाता है, HHZ कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, हीट इफेक्टेड जोन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, HHZ हो गया। तो ये हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। इसमें बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि शार्प एज आपको प्लाज्मा गिरता है, बहुत ही एक आपका टिप लाइन में गिरता है, क्योंकि पेनिट्रेशन इसका बहुत ही अच्छा मुझे देखने को मिलता है। ये रहा इसके बारे में कहानी। अच्छा, अब बात करते हैं लास्ट, थोड़ा देख लेते हैं किसके बारे में, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ भी यूज़ किया जाता है। अगर मैं एप्लीकेशन का बात करूँगा तो हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल के लिए काफ़ी है। तो भाई इतना शार्प एज है, टेम्परेचर है, तो कितना भी हाई मटेरियल क्यों ना हो भाई, जब भी मेरा 33,000 डिग्री सेल्सियस है, तो समझ सकते हो भाई कितना हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल है, आराम से कर लेगा। जैसे टंगस्टन हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, SS बोले तो स्टेनलेस स्टील, आपका टंगस्टन हो गया, W हो गया, टाइटेनियम T हो गया, सुपर एलॉय जैसे आपका इनक्लॉय हो गया, मोनेल हो गया, इनवार हो गया, इस सभी को सुपर एलॉय कहा जाता है। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है, तो इन सबको वेल्डिंग करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजरिंग के लिए यूज़ करते हैं, बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा हीट इफेक्टेड जोन बने, कि अगर 2 पीस को हम लोग मेल्ट कर रहे हैं तो फिर यहाँ की वजह से थोड़ा बहुत इधर भी ज़्यादा, और एकदम एक्यूरेट के साथ, है ना, एक्यूरेसी के साथ मेरा वेल्ड हो, तो हम लोग वेल्डिंग करते हैं किसका, आपके प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का। तो जैसे आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, अच्छा एयरक्राफ्ट हो गया, मिसाइल्स हो गया, इन सब के वेल्डिंग के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का ही। ठीक है, क्योंकि उन सभी में कंपोनेंट में बहुत ही हाई स्ट्रेंथ वाला चाहिए, तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा मांगा जाता है। अच्छा, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करके यहाँ पे याद रखना कि इन PAW प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में ओनली लैप वेल्डिंग या फिर बोल सकते हो लैप जॉइंट आर मेड, सिर्फ और सिर्फ लैप जॉइंट ही आपका मेल्ट होता है। मैक्सिमम कुछ में करा जाता है, लेकिन ओनली यहाँ बोल दिया गया, तो आप जब भी आंसर आएगा तो ध्यान रखना लैप। लैप क्या होता है, 2 तरह का वेल्ड होता है, जॉइंट नहीं होता है, आपका वेल्ड बोलो या जॉइंट होता है। एक होता है आपका बट जॉइंट, एक का था बट जॉइंट होता है, दिस इज माई बट जॉइंट, है ना, और एक होता है आपका लैप जॉइंट होता है, एक मेरा लैप जॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, वेल्ड आपका यहाँ पे हो रहा है, मतलब जब हेड टू हेड जोड़ा जाता है, इसमें क्या होता है, हेड टू हेड जब वेल्डिंग किया जाता है उसको कहा जाता है क्या है, कि मेरा बट वेल्डिंग। लेकिन जब मैं बात करता हूँ लैप वेल्डिंग का, तो क्या होता है, लैप में ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैप, एक के ऊपर एक को हम लोग वेल्डिंग करते हैं, यहाँ पे वेल्डिंग होगा, एक के ऊपर एक वेल्ड करते हैं, उसको कहा जाता है लैप जॉइंट, और हेड टू हेड जोड़ रहे हैं उसको कहा जाता है बट जॉइंट। तो अधिकतर इसमें लैप जॉइंट करते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है रीजन, हाई टेम्परेचर रहता है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि लैप अगर रहेगा ना, तो क्योंकि अगर हेड टू हेड जोड़ेंगे डियर तो तुरंत छेद कर देगा, क्योंकि ये दोनों लिया, तो इसके ऊपर अगर होता फिर भी पार कर देता। मैंने कहा ना कि इसको कहा जाता है की होल फेनोमिना, क्योंकि पहाड़ा को पूरा पार करके सेकंड को पार कर देता है, समझो इतना ज़्यादा करंट रहता है, और हीट इफेक्ट जोन भी कम रहता है। तो अगर हीट इफेक्ट जो ज़्यादा रहता ना, तो सेलो बनाता, लेकिन डीप ज़्यादा अंदर नहीं जाता। मैंने आप लोग हमेशा देखे हैं ना कि जहाँ पे भी डीप बनता है
उसका नेरो बनता है बहुत ही, लेकिन जहाँ पे सेलो बनता है वो आपका पूरा फैल जाता है, समझ, वाइडर पूरा बनता है। तो चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डेप्थ पूरा जा रहा है, तो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा सेलो, बहुत ही कम फैलेगा, ज़्यादा डीप अंदर जाएगा। इसी के लिए हम लोग अधिकतर इसको लेफ्ट जॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है। समझ है मेरी बात की नहीं? चलिए ये रहा कहानी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोसेलेक वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोसेलेक वेल्डिंग, फिर इस तरह कई सारा वेल्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो ये रहा डियर स्टूडेंट आज का क्लास, राइट। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डियर स्टूडेंट। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।